तो बेटा ध्यान रखना, साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि जो वाइब्रेशंस जब प्रोड्यूस होती हैं तो ये नियर बाय एयर पार्टिकल्स को हिट करती हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आप चाहे तो एक छोटी सी एक्टिविटी करके देख सकते हैं। आप एक रबड़ बैंड को टाई अप कर लो दो एंड से, और उसको अगर मूव करोगे तो उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है ना, कहीं से भी किसी भी चीज में आप वाइब्रेशन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप ड्रम को एक बीट कर लो, उसकी स्किन को ड्रम की, तो इट्स स्किन विल वाइब्रेट, तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। गिटार आप जब गिटार प्ले कर सकते हो तो भी कॉर्ड्स को आप मूव कराते हो, राइट, तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ये ध्यान रखना, राइट। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये चीज का ध्यान में रखना। ठीक है, इसकी कोई डेफिनेशन है पेज नंबर 235 एनसीईआरटी लखबीर सिंह में गिवन है। The vibrations of a sound producing object are quite large, which we can see with our eyes. But in other cases, vibrations of the sound producing objects are so small that we can't see them easily. We have to feel the vibration of some object by touching it gently with our fingers. Laboratory में, in physics laboratory, we used an instrument called tuning fork. देखा आपने tuning fork? वो एक ऐसे ऊपर यू शेप होती है, नीचे एक मेटेलिक डिवाइस होता है ट्यूनिंग फॉर्क। अब ट्यूनिंग फॉर्क की खासियत क्या होती है, अगर आप उसको ऐसे हिट करोगे ना तो उसके एंड्स होते हैं जिन्हें प्रॉन्ग्स कहते हैं, PRONGS, प्रॉन्ग्स। तो वो प्रॉन्ग्स लगातार वाइब्रेट करते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क पे ना उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो चीज़ वाइब्रेट करेगी। अगर किसी ट्यूनिंग फॉर्क पे लिखा हुआ है 20 हर्ट्ज, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। अगर किसी ट्यूनिंग फॉर्क पे लिखा हुआ है 20 हर्ट्ज, तो इसका मतलब ट्यूनिंग फॉर्क को एक बार आपने हिट किया और उसके प्रॉन्ग्स, उसके एंड जो है 20 टाइम्स वाइब्रेट कर रहे हैं 1 सेकेंड में। ऐसे कई ट्यूनिंग फॉर्क हैं हमारे पास लेबॉर्ट्री में जो 512 हर्ट्ज के भी हैं। 512 हर्ट्ज का क्या मतलब है कि 1 सेकेंड में 512 टाइम्स। आप नेकेड आई इससे देख भी नहीं पाओगे, आपको है ना उसे अगर मतलब सुन पाओगे, आप उसको हिट करो और उसके एंड को ईयर के पास रखो तो जूम ऐसे आवाज़ आएगी। जैसे एक कोई भी इंसेक्ट्स है, फ्लाइंग बी है, वो भी अपने फ्लैप्स, विंग्स अपने वो काफ़ी स्पीड से वाइब्रेट करती है, तभी वो उड़ पाती है। ये जितने भी हैं प्लेन्स में इंजन जो हैं वो एयर को क्या करते हैं, एयर के फंडे पे ही उड़ पाते हैं, आगे की एयर को पीछे खींचते हैं, राइट। और फर्दर न्यूटन के कुछ लॉज हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जिनके बेसिस पे ये सारे ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं, राइट। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि बाइसिकल रिंग का एग्जांपल मैंने आपको बताया, पेज नंबर 235 पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बाइसिकल बेल। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी रबड़ बैंड को स्ट्रेच करोगे तो रबड़ बैंड वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना। तो आप वाइब्रेशंस को बेटा देख भी सकते हो और फील भी कर सकते हो, ये ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट पेज नंबर 235 पे इसी बारे में है। सितार की बात करें, सितार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सितार, गिटार, ये सब इनमें स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब हम बात भी करते हैं, मैंने बताया हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि मेरे माउथ से जो साउंड वेव्स निकल रही हैं वो नियर बाय एयर पार्टिकल्स को हिट करती हैं और फिर फर्दर आपके ईयर पे फॉल करती हैं, राइट। तो ये सब हम पढ़ेंगे। अगर आप ब्लो करोगे across the mouth of an empty test tube, point number 5, page number 235, then a whistling sound is produced. This sound is produced by the vibration। करके देखा आपने कभी ऐसे छोटी सी टेस्ट ट्यूब लेना, यूं से मतलब विसल करके देख सकते हो, राइट। और जब हम विस्लिंग भी करते हैं, सीटी बजाते हैं, तो क्या होता है, एयर का ही रोल होता है whistling में भी, ये ध्यान रखना। फ्लूट, बांसुरी बजाई हो, ठीक है, उसमें भी यही साउंड, एयर का ही सारा रोल होता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस करता है। मेरा कहने का मतलब है ये कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनसे आप विस्लिंग की हेल्प से साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ड्रम, आप लोगों का है किसी म्यूजिक उसमें इंटरेस्ट, जैसे मेरा बेटा गिटार प्ले कर रहा था, काफ़ी अच्छा कर रहा था, पर अभी उसके साथ बिजी रहे। किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आपने देखे तो होंगे सारे, चाहे आप तबला दिल ले लें, उसके ऊपर स्किन मैम्ब्रेन होती है, उस स्किन मैम्ब्रेन को अगर हम हिट करते हैं तो वही साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे यहाँ अभी भी ये जा रहा है, इसने रिकॉर्डेड कोई साउंड कर रखा है जिसका आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन सकते हैं, राइट। तो ये सब साउंड एक तरह की एनर्जी ही है एक तरह से, ठीक है।
तो ये सब जो बातें मैंने आपको बताई, इन सब डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि साउंड कैसे कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। पेज नंबर 236 पर आप देख सकते हैं, बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। पेज नंबर 236 पर जो 4 पॉइंट्स गिवन है उन्हें आप देख सकते हैं। अगर आपके पास लखमीर नहीं भी है, शेयर कर लो बेटा, शेयर है, PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मुझे भी सेंड कर देना, मैम को सेंड कर देना, शी विल सेंड मी, राइट। तो ये 4 कुछ बेसिक मेथड है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स किस में होती है? गिटार में होती हैं, सितार में होती हैं। सितार गिटार की तरह ही होता है, बस वो इंडियन है, राइट, इंस्ट्रूमेंट, और गिटार यू नो एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। उन दोनों में स्ट्रिंग्स की मूवमेंट से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। फ्लूट यानी बांसुरी, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा यूज्ड टू प्ले अ लॉट। कैसे? फिंगर्स का मूवमेंट होता है, उसके ऊपर होल्स होते हैं, फिंगर्स का मूवमेंट होता है और एयर को कंट्रोल किया जाता है, राइट। वाइब्रेटिंग मैम्ब्रेन्स, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज मैम्ब्रेन। तबला में जो स्किन है, ड्रम में जो स्किन मैम्ब्रेन है, उसको हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेटिंग प्लेट्स किसमें बताई मैंने? बाइसिकल बेल में। और पहले जो पुरानी बेल आती थी ना, इलेक्ट्रिक बेल, वो भी बिल्कुल ऐसी होती थी। आजकल तो डिज़ाइनर आती हैं, आपको पता है, मतलब पैरट की आवाज़ या यू नो काफ़ी सारे भक्ति सॉन्ग्स एंड ऑल दैट। पर पहले जो मेटेलिक बेल आती थी वो बिल्कुल, उसमें हैमर होता था, हैमर हिट करता था। वो 8th या 7th में ही है आपका, राइट, इलेक्ट्रिक बेल। तो आप उसकी वर्किंग में भी पढ़ सकते हैं। उसमें एक हैमर क्या करता है, लगातार हिट करता है, हाँ, गॉन्ज उसको हिट करता है लगातार और साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड का मतलब है कि साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है, कैसे साउंड मूव करता है। ये जो प्रोपोगेशन होती है ये ऑब्जेक्ट से ही होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके अराउंड जो एयर है वो भी वाइब्रेट करती है इन एग्जैक्टली द सेम वे। जैसे मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ ना अभी कॉन्टिन्यूसली, तो मेरे आसपास जो एयर है, साउंड वेव्स उनको हिट कर रही हैं लगातार, वो वाइब्रेट कर रही हैं और वो कैरी करती हैं साउंड को। जैसे अभी मैं बगैर हेडफोन के मतलब उसके बोल रहा हूँ, कोई यहाँ पर माइक वगैरह तो है नहीं, वाई आई एम यूजिंग दीज एयरपॉड्स, ताकि मेरा जो साउंड है ना प्रॉपरली वहाँ वीडियो में रिकॉर्ड हो सके, ठीक है। तो ये सब इसी के एग्जाम्पल है। ऐसे भी मैं बोलूँगा ना तो पता क्या होगा, आसपास का जो नॉइस होगा ना बीच में, वो काफ़ी आता है। वी हैव सीन दिस, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, तो प्लीज रीड इट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स देन द एयर अराउंड इट ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन एग्जैक्टली द सेम वे एंड कैरी साउंड टू आवर ईयर थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, राइट। साउंड अब हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं? हमारे यहाँ थ्रोट में वॉइस बॉक्स है, ठीक है ना, और उसको हम क्या कहते हैं? लार्नेक्स कहते हैं, ठीक है, लार्नेक्स। एक है ना, आप एक्टिविटी कर सकते हैं, आप कुछ बोल के देखिए तो यहाँ पर आप है ना वोकल कॉर्ड्स के मूवमेंट को फील कर सकते हैं। आप ट्राई करो, ट्राई करके देखो, कुछ भी धीरे से बोलो तो आपको यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स हैं, उनके मूवमेंट को आप फील कर सकते हो जब भी आप बोलोगे। आप कोशिश करना, अभी तो लेक्चर चल रहा है, बाद में बोल के देखना और यहाँ पर हैंड रख के देखना, तो वोकल कॉर्ड्स के मूवमेंट को आप फील कर सकते हो, राइट। जो हमारा वॉइस बॉक्स है जिसे हम लार्नेक्स कहते हैं, वो 2 लिगामेंट्स से मिलकर बना है जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स एक तरह की स्ट्रिंग्स ही होती हैं, राइट। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स। अब ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये हमारी ऐसी मसल से अटैच होती हैं जो चेंज करती है टेंशन को, यानी कि फोर्स को चेंज करती है कॉर्ड्स के, और उनके डिस्टेंस को भी चेंज करती है। जैसा कि आप पेज नंबर 237 पे जो पिक गिवन है उसमें आप देख सकते हैं, वोकल कॉर्ड्स को देख सकते हैं, लार्नेक्स को देख सकते हैं, ये हमारे थ्रोट के अंदर ही प्रेजेंट है, राइट। देखो वोकल कॉर्ड्स एक फिगर में ओपन है और दूसरे फिगर में ध्यान से देखो क्लोज्ड है, ठीक है ना। तो जब हम वो उसका मूवमेंट हो रहा है वोकल कॉर्ड्स का, तो वोकल कॉर्ड्स के बेटा मूवमेंट की वजह से ही आपको क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस होता है। जरा ये पॉइंट ध्यान से पढ़िए। नॉर्मली द मसल्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर कंप्लीटली रिलैक्स ड्यू टू विच द वोकल कॉर्ड्स आर सेपरेटेड एंड लूज सो दैट द एयर फ्रॉम द लंग्स पासिस थ्रू देम। जो एयर लंग्स में प्रेजेंट होती है इनके थ्रू पास करती है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड। तो जब हम बात नहीं कर रहे होते, गाना नहीं गा रहे होते, तो दोनों जो लोकल कॉर्ड्स होती हैं वो थोड़ी ऐसे दूर होती हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, राइट। और जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं वोकल कॉर्ड्स की वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, श्रिंक कर जाती हैं, राइट, ड्यू टू विच द 2 वोकल कॉर्ड्स बिकम स्ट्रेच एंड दे आर क्लोज टू ईच अदर। तो इसमें ऐसे पास पास आ जाती हैं, ये ध्यान रखना।
दे बिकम क्लोज टू ईच अदर, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से उसमें एयर पास करती है और ये ही एयर क्या करती है, वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट कराती है, और यही वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड्स क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, आई विल सेंड यू दिस वीडियो एज वेल एट मैम्स नंबर, यू कैन सी अगर इफ यू वांट टू यू रिवाइज द टॉपिक, राइट। तो ऐसे आप एक्टिविटी कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक और एक्टिविटी आपको दे रखी है कि आपकी वोकल कॉर्ड्स को आप कैसे फील कर सकते हैं। 2 आपको रबड़ स्ट्रिप्स लेनी है सेम साइज की, और उनको होल्ड करना है और उनको स्ट्रेच करना है अच्छे से, जैसे कि यहाँ पर फिगर में गिवन है। ये एक्टिविटी मैं आपको करके बताऊंगा, राइट। आई विल सेंड यू द वीडियो ऑफ दैट। ये सब मटेरियल अरेंज करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, ओके। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी हमारी जो मसल्स अटैच हैं वोकल कॉर्ड्स की, वो कंट्रैक्ट करती हैं, स्ट्रेच करती हैं, तो वोकल कॉर्ड्स जो है टाइट और थिन हो जाती है और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स विच आर प्रोड्यूस पर सेकेंड। जैसे वॉइस की फ्रीक्वेंसी कम होती है, एक डेटा है, आई डोंट नो कितना ये ट्रू है, बट 20,000 टाइम्स एक एवरेज जो लेडी है या गर्ल है वो 20,000 वर्ड्स एक दिन में बोलती है, और जबकि मेल्स की जो है वो सिर्फ 8,000 वर्ड्स है, राइट। फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग ऑल दैट, तो नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा आ रही हैं मेरे माउथ से, ठीक है ना। मोर नंबर ऑफ वेव्स, साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस, तो मतलब फ्रीक्वेंसी मेरी ज़्यादा है। और अगर मैं ऐसे बोलूँ क्या कर रहे हो, व्हाई यू आर नॉट रीडिंग इट, तो इसका क्या मतलब है, लेस नंबर ऑफ वेव्स आर कमिंग आउट ऑफ माई माउथ, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी उस केस में लेस होगी। आई बात समझ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। वोकल कॉर्ड्स मैन की लगभग 20 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये 2 सेंटीमीटर हो गई एक तरीके से, राइट। वोकल कॉर्ड्स विमेन की 5 मिलीमीटर शॉर्टर होती हैं देन मैन, मतलब 15 मिलीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर की होती है। इसी वजह से जो फ्रीक्वेंसी विमेन की ज़्यादा होती है, तभी वो ज़्यादा तेज तेज बातें करती हैं, राइट। तो नेचुरली भी देख लो यहाँ पर रीज़न, हम कहते हैं ना लड़कियाँ ज़्यादा बात करती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़, तो यहाँ पर वो रीज़न है, राइट। इट इज़ द डिफरेंस इन द वोकल कॉर्ड बेसिकली, राइट। तो फ्रीक्वेंसी ये ध्यान रखना। एम्पलीट्यूड होता है कि मेरी आवाज़ कितनी तेज है, जैसे मैं चीख के बोलूँ व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग दिस, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड हाई है मेरा, और अगर मैं ऐसे बोलूँ व्हाई यू आर डूइंग इट, तो यहाँ एम्पलीट्यूड लो है, ठीक है ना। तो जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, आप गौर करके देख लेना, मेल्स का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, और फीमेल्स का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, एम्पलीट्यूड कम होता है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखना। तो ये डिफरेंस जो है ना वोकल कॉर्ड में, उसकी वजह से। अभी बेटा आप इतने तक पढ़ के देखिए, अभी आप इतने तक पढ़ के देखिए, रीड कीजिए।